क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। और इस वक्त की बड़ी खबर उरी से ही जुड़ी हुई। उरी हमले के पीछे पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ है। मारे गए सभी चारों आतंकी जैश ए मोहम्मद के ही हैं। उनके पास से पाकिस्तानी फौज के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार भी मिले। इनमें ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर भी शामिल हैं। कई और हथियार भी बरामद किए गए। The firefight between the terrorists and Indian Army continued till approximately 8:30 in the morning. During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. The killed terrorists, they were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades, and other warlike stores. हम आपको यह भी बता दें कि हमला ISI और जैश के आतंकियों की सांठगांठ से बनी अफजल गुरु ब्रिगेड का काम इसे बताया जा रहा है, जिसे खास तौर पर सेना को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। पठानकोट हमले में भी इसी ब्रिगेड का नाम सामने आया था और हाल ही में पुंछ में मिनी सचिवालय पर हुए हमले में भी यही ब्रिगेड सक्रिय था, जिसका मकसद फौजी छावनी को निशाना बनाना था। लेकिन आतंकी चूक गए और माना यह जा रहा है कि डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी के अब हटने और उसकी जगह बिहार रेजिमेंट की तैनाती की खबर यहां पोर्टल्स के जरिए अफजल गुरु ब्रिगेड तक पहुंच गई और इस हमले को अंजाम दिया गया इन आतंकियों की ओर से। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं हमसे ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, ये बताया जा रहा है कि अफजल गुरु ब्रिगेड का ये काम हो सकता है, क्या कुछ और पुख्ता चीजें इसके बाबत मिल चुकी? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से डीजीएमओ ने खुद कंफर्म किया है इस चीज़ को कि ये आतंकवादी फॉरेन टेररिस्ट थे, पाकिस्तान से आए थे, इनके साजो सामान के ऊपर पाकिस्तानी मार्किंग थी। ये भी तस्दीक कर ली गई है कि ये जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे, वही जैश ए मोहम्मद जिसने पठानकोट हमले को भी अंजाम दिया था और उसके बाद अब उड़ी के इस आतंकी हमले के पीछे, जिसमें 17 भारतीय सेना के जवान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उस हमले के पीछे भी जैश ए मोहम्मद का ही हाथ है। उसी ने इसको अंजाम दिया है और उनके पास भारी असलहे के साथ, भारी तैयारी के साथ ये आतंकवादी आए थे। और अगर आप देखें जिस तरीके के बयान सरकार की तरफ से भी आए हैं हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग के बाद, जो कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ली थी, उसके बाद उन्होंने भी कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे जो हेवीली आर्म्ड थे और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, वो लगातार इन कोशिशों को करता चला आ रहा है, जो भारत के खिलाफ इस तरीके के आतंकी हमलों को ओवरटली और कोवर्टली, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगातार मदद देता जा रहा है पाकिस्तान। जी, लेकिन ये बात अंतरराष्ट्रीय पटल पर बार बार रखी गई है, पाकिस्तान इसे अब भी मानने को तैयार नहीं। क्या इसके बाद ऐसी कोई और ठोस चीजें हाथ लगी है जिससे दिखाया जा सके जमाने को कि यह नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से थी? देखिए, पाकिस्तान हमेशा इस चीज़ से इनकार करता रहा है और सबूतों की न तो मुंबई के आतंकी हमले के समय कोई कमी थी, न ही उड़ी के हमले में कोई कमी है या पठानकोट के हमले में कोई ऐसा सबूत बाकी था जो ये कहता हो कि इसके पीछे पाकिस्तान नहीं है। यहाँ तक कि नावेद को, जो कि एक आतंकी था, उसे पकड़ा गया था, या बहादुर अली को पकड़ा गया था, उसके पास भी वो सारे साजो सामान मिले थे जो बताते थे कि वो पाकिस्तान से आए हैं और आतंकी मंसूबों के साथ इन आतंकी हमलों को यहाँ अंजाम देने के लिए आए हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि पाकिस्तान क्या इन्हें मानेगा या नहीं मानेगा, ये सवाल तो पाकिस्तान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने कहना होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि ये घटना ऐसे समय में हुई है जब संयुक्त राष्ट्र संघ की UNGA का सम्मेलन शुरू हो रहा है न्यूयॉर्क में। उसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शिरकत करने जाएंगे और साथ ही भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी वहां होंगी। जब वो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर तौर पर ये वो सारे सबूत होंगे जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को आईना दिखाने के काम आएंगे और भारत की कोशिश होगी पूरी दुनिया के सामने इसे बेनकाब करने की। बिल्कुल।
किस तरह से अब यह बेनकाब होगा, नजर बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इन 17 जवानों का लहू लेगा अब हिसाब। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में 12वीं ब्रिगेड की छावनी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 17 जवान शहीद हो गए और 30 जवान इसमें घायल हुए। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद अब सेना पर यह दूसरा बड़ा हमला था। वक्त सुबह 5:30 जगह बारामूला का उरी सेक्टर। सुबह के गहरे सन्नाटे में एक तेज धमाका एलओसी के नजदीक सेना की उरी छावनी को निशाना बनाकर किया गया। सेना को समझते देर नहीं लगी कि ये एक फिदायीन हमला है। आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम। चारों तरफ अफरा तफरी मची। धमाके और लगातार फायरिंग से पूरी छावनी दहल गई। छावनी में घुसने के बाद आतंकियों ने कई धमाके किए। आतंकियों के इस हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए। हमले के बाद सेना के जवानों ने फौरन मोर्चा संभाला और आतंकियों को चारों तरफ से घेर कर उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमले के अंदाज से साफ हो गया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का ही नापाक हाथ है। हैवी बॉम्ब ब्लास्ट की कुछ आवाज़ आई तो मतलब हमें लगा कुछ आर्मी में होता रहता है, जैसे नॉर्मली ऐसे यहाँ पे होता ही रहता है। हफ्ते के बाद कुछ मतलब फायरिंग आवाज़ सुनाई देती रहती है, वैसे हमें लगा नॉर्मली वैसा ही कुछ होगा। यहाँ से फिर ब्लैक स्मोक उठने की आवाज़ भी आई तो जनरली फिर मैंने सोचा नहीं कुछ ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर जब हेलीकॉप्टर 6 बजे आने शुरू हुए तो फिर आपने जो लोकल्स वगैरह से फिर हम बाहर निकले तो ये इन्फॉर्मेशन मिली। जिस जगह पर हमला किया गया वहां अस्थायी तौर पर जवानों के लिए टेंट लगाए गए थे। धमाकों के चलते टेंट ने आग पकड़ ली। आनन फानन में स्पेशल फोर्स तैनात की गई। 4 घंटे से ज्यादा चले इस ऑपरेशन में आखिरकार सफलता मिली और सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। वैली में जो जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, पाकिस्तान एक फ्रस्ट्रेटेड हो गया है और वो किसी भी तरह से इन गतिविधियों को बढ़ा देने के लिए ये हरकत कर रहा है। उड़ी का जो एरिया है बिल्कुल बहुत पहाड़ी एरिया और ये जो फिदायीन होते हैं ये घुस कर के इनको मालूम है कि इनको मरना होता है, तो इसीलिए इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस चुना है। 15 साल बाद घाटी में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, लिहाजा सरकार की चिंता स्वाभाविक है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया। आतंकी हमले के मद्देनजर उच्च अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में एनएसए अजीत डोवाल समेत सेना, रॉ और आईबी के अधिकारी शामिल थे। उधर हमले के बाद सेनाध्यक्ष दलबीर सुहाग खुद श्रीनगर पहुंच गए। रक्षा मंत्री पर्रिकर भी श्रीनगर के लिए रवाना हो गए और आतंकी हमले के बारे में सेना के अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। जानबूझ के पाकिस्तानी आतंकी यहाँ घुसे थे और ये पाकिस्तानी होने की भी शिनाख्त हो चुकी है, तो किया जाएगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी हालत में हमारी सरकार, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी उस सब्र की सीमा हम शायद पहुंच गए हैं और पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है जो वो समझता है। ये जो अटैक हुआ है इसको वैली में जो रोज पथराव होते हैं उससे मिक्स करना सही नहीं है। ये तो सीधा साधा पाकिस्तान का भारत पर हमला है। इस हमले को लेकर पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गहरा गुस्सा है। ये गुस्सा बीजेपी सांसद आर के सिंह के बयान में भी नजर आया।
आरके सिंह ने साफ कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हिटबैक की नीति अपनाने की जरूरत है। उनके मुताबिक सबक सिखाने के लिए पीओके में आतंकी कैंप पर हमला जरूरी है। आपके जवानों पर हमला हुआ ना, आपके पोस्ट पर हमला हुआ ना, तो आप उनके पोस्ट पर भी हमला कर सकते हैं। हाँ, उनके टेररिस्ट कैंप पर भी हमला कर सकते हैं। बहुत टारगेट्स हैं, आप टारगेट चुन लीजिए, लेकिन हिटबैक कीजिए। देश का गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार चेताने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। इसमें दो राय नहीं कि ये गुस्सा फौज के भीतर भी है। हमारे जवान अपने 17 साथियों के लहू का हिसाब लेने को बेताब हैं। ऐसे में सरकार को सोचना है कि पाकिस्तान को इस पर कब और कितना करारा जवाब देना है। ये जवाब भी पाक को उसकी जमीन पर ही देना होगा। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के एक कैंप पर हुए हमले में 17 जवान शहीद हुए। तो राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और इशारों में ही पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की ओर से युद्ध जैसे हालात बनाने की साजिश की जा रही है। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उरी सेक्टर में सेना की छावनी पर आतंकी हमला करने की साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही कहा है कि देश जवानों की इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। और ऐसे में जबकि अब हिंदुस्तान से यही आवाज आ रही है कि 17 जवानों का लहू अब बदला लेगा। अहम मसला है। कुछ जानकार विशेषज्ञ हमारे साथ खासतौर पर मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं RSN सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ। वहीं कमांडर रिटायर्ड GJ सिंह साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला भी उरी से जुड़ रहे हैं, जो नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी, जो दिल्ली में हो रही इस हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे RSN सिंह साहब कि आखिर आज अगर हिंदुस्तानी के दिल से यही आवाज उठ रही है कि आखिर कब तक इस तरह की हरकतें बर्दाश्त करें, तो क्या कदम है जो उठाए जा सकते हैं अब? देखिए, कदम उठाने की जहां तक बात है, थोड़ी सी मानसिकता हमको बदलनी होगी। और उसका आगाह प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कर दिया था, जब उन्होंने POK और बलूचिस्तान का जिक्र किया था। और POK के बारे में उन्होंने कहा था कि वहाँ के लोग उनको बहुत से उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उनकी आवाज़ उन्होंने उठाई है। तो ये पार्लियामेंट में ये पहले से रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि पूरा का पूरा कश्मीर इंक्लूडिंग POK वो हमारा है। तो अब वक्त आ गया है कि ये पूरे के पूरे JNK को हम एक नज़रिए से देखें। और जब उस नज़रिए से आप देखते हैं तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो करीब 760 किलोमीटर्स का है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल इंसिडेंटल हो जाता है। बिल्कुल। और उसकी गरिमा पाकिस्तान ने नहीं रखी है। तो हम क्योंकि पूरा का पूरा कश्मीर JNK हमारा है, तो उसकी गरिमा का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एट द बेस्ट वो एक हमारे लिए अभी एक ऑब्स्टिकल है। बिल्कुल। और जो ये गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, ये सड़कों पर भी देखा जा रहा है, लोग ये गुस्सा जाहिर भी कर रहे हैं। आप उसको ऑक्यूपाइड एरिया कह रहे हैं, तो ऑक्यूपाइड एरिया में तो हम कहीं भी जा सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। तो वो जाने की तैयारी हम कर लें। मुजफ्फराबाद भी हमारा है, कोटली, बिम्बर गली सब हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। बिल्कुल। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी वो भूल जा सकते हैं। तो हम यानी ये वक्त आ गया है, आप मान रहे हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पहुंचना होगा और बहुत जल्द पहुंचना होगा। वो हमारा इलाका है। इसको मैं थोड़े सरल शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन जो क्या मैं टेक्निकली गलत हूँ, हिंदुस्तान में ये कोई मुझे अगर प्रूव कर दे तो मैं इन डिबेट्स में आना शुरू बिल्कुल। लेकिन GJ सिंह साहब, जिस तरह से माना जा रहा है, सिंह साहब ये बात भी कह रहे हैं कि अब वहां पहुंचना होगा। क्या कदम है जो उठा लेने चाहिए? क्या आवाज आज आपको भी सुनाई दे रही है?
देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा जब हमला होता है तो ये हमला सिर्फ फौज के ऊपर नहीं होता, ये देश के ऊपर हमला होता है। देश हमारी स्वतंत्रता ऊपर हमला होता है, ये हमारे जो आन बान है उसके ऊपर हमला होता है। तो इसलिए ये जो अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि ये जो एक हम LOC बना के बैठे हुए हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये तो एक जिसे कहते हैं कि लाइन ऑफ सीज फायर, जहां पे जब दो फौजों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजों का लड़ाई हुआ 71 में, जहां पे उन्होंने सीज फायर किया, वो एक लाइन है, ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। तो ये लाइन के ऊपर हमेशा कई बार वायलेशंस होती हैं, वहां से अटैक करते हैं, हम इधर से उसका जवाबी कार्रवाई करते हैं। तो इसको क्रॉस करने में हमें कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, हमें आराम से करके जो पाकिस्तान के अंदर मेरे मुताबिक जो आजाद कश्मीर जैसे ये लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, वहां पे लश्कर तौबे के 45 जो हैं वो ट्रेनिंग कैंप्स हैं और उसका हेडक्वार्टर्स वहां से है। यहीं ये एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसी जगह है जहां से जितना ये टेररिज्म, जितना ये आतंकवाद निकलता है वहीं से निकलता है, तो हमें वहां पे जाके कोई एक्शन लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए, एक्शन जैसा हमने बर्मा के अंदर लिया था, म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर हमारे बहादुर जवानों ने हेलीकॉप्टरों में जाके उनको मारा था। ऐसा कोई ऑपरेशन किया जाए तो पाकिस्तान को कुछ समझ आएगी, अदरवाइज तो लातों के भूत कहां मानेंगे वो। और कर्नल सिंह भी कुछ इसी तरह की राय रखते हैं, जो कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले IBN 7 ने पहुंचकर बताया कि क्या कुछ यहां के हालात हैं। हमारे सहयोगी रिफत लगातार यहां बने हुए हैं। रिफत, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था, क्या ताजा हालात यहां पर हैं? आपने तो वहां के स्थानीय लोगों से भी बात की है। देखिए, सबसे पहले मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं कि जो यहाँ पे घायल हुए थे फौजी जवान, उनमें से 4 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है और एक फौजी जवान को दिल्ली शिफ्ट किया गया है एयर एम्बुलेंस में, और ये फिलहाल हमारे पास लेटेस्ट है। उसके अलावा जहाँ तक यहाँ की स्थिति की बात है, इस वक्त अभी जो है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन जारी है और साथ ही जो भी इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को टाइट किया गया होगा, और साथ ही यहाँ पे चूँकि आर्मी चीफ भी आए थे, उन्होंने जायजा लिया। अभी वो शायद कैंप में ही जायजा ले रहे हैं, अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो वहां से निकले या नहीं, लेकिन काफी सारे हेलीकॉप्टर्स यहां से उड़े, ऐसा समझा जा सकता है। या तो वो यहां से निकल गए होंगे, श्रीनगर पहुंचे होंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री भी श्रीनगर आए हुए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी भी यहां पे सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। जो यहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहां पे भी मिलिटेंटों की तलाश की जाएगी। कहीं ग्रुप बहुत बड़ा तो नहीं था, कहीं और लोगों ने इन्फिल्ट्रेट तो नहीं किया था, लेकिन अभी तक जहां तक इस कैंप की बात है, फिलहाल अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है और ये इंश्योर किया जा रहा है कहीं किसी बिल्डिंग में, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है, फौज का छावनी बड़ी है, वहां पे काफी बिल्डिंग्स हैं, कोशिश की जा रही है कि किसी बिल्डिंग में कोई मिलिटेंट जो है छुपा तो नहीं है, उसको इंश्योर किया जा रहा है। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कहीं पे कोई बारूदी मवाद तो नहीं रखा गया, उसको भी इंश्योर किया जा रहा है कि उसको भी वहां पे हटाया जाए अगर कहीं पे रखा गया हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई जगहों पे लाइव ग्रेनेड्स होते हैं। अगर मिलिटेंटों ने हमला किया, अगर उनके पास ग्रेनेड्स होते हैं तो कुछ ग्रेनेड्स वो फेंकते हैं, कुछ एक्सप्लोड नहीं होते हैं, तो वो भी इंश्योर किया जाता है कि कहीं रहा तो नहीं हो। तो जब तक ये सारी चीजें इंश्योर नहीं की जाएंगी तब तक ये ऑपरेशन जो है इसे ओवर नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल हालांकि एनकाउंटर जो है वो सुबह ही खत्म हो गया है, लेकिन ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन लेकिन अभी भी लगातार जारी है और कुछ हथियार भी यहां से बरामद किए गए जो पाकिस्तान के थे। उरी में जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद सरकार अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है और हमले के लिए विपक्ष अब मोदी सरकार पर हमला कर रहा है और इसके लिए केंद्र की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को अब अपने निशाने पर लिया है और उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साधा है। परिस्थिति में शायद ऐसा भी व्यतीत होता है जैसा प्रधानमंत्री और जो वहाँ पे PDP की सरकार है वो ये चाहती है कि परिस्थिति तनावपूर्ण बनी रहे। ये नरेंद्र मोदी की लापरवाही से हमारे जवान मारे जा रहे हैं और ये इनके हमारा पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है, वो धीरे धीरे हाथ से निकलता नजर आ रहा है। किसी न किसी की बलि तो लेनी पड़ेगी। हमारे जवानों का जिस प्रकार से कत्लेआम हो रहा है और रोज हो रहा है, उसके ऊपर
हिंदुस्तान के लोगों का खून उबल रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सबसे पहले वो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा लें, क्योंकि वो बतौर रक्षा मंत्री एक डिजास्टर साबित हो रहे हैं। वो कहीं से भी देश की सुरक्षा का ख्याल नहीं रख पा रहे। पठानकोट के बाद ये दूसरा अटैक हमारे आर्मी बेस पे है। तो मैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री पूछना चाहता हूं हमारी सरकार से कि ये जवाब का हमला हम कब देंगे। IBN 7 को बेहद अहम जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली है। जानकारी के मुताबिक पिछले 15-20 दिनों में 30 से 40 आतंकियों ने घाटी में घुसपैठ की है और इस बार हर ग्रुप 4-4 लोगों का है, जो आगे जाकर 2-2 आतंकियों के गुट में बढ़ जाता है। सूत्रों का कहना है कि उरी में 3 ग्रुपों ने घुसपैठ की है। सूत्रों के मुताबिक उरी में आतंकियों ने 2 दिन पहले शुक्रवार रात को घुसपैठ की है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, अगर घुसपैठ इस तरह से की जा रही है, क्या कुछ और आशंका जाहिर की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पुंछ में अटैक हुआ था रविवार को, उसके बाद अचानक दूसरे रविवार को उड़ी में अटैक हो गया है। तो जो इन्फिल्ट्रेशन है वो लगभग 30 से 40 लोगों की इन्फिल्ट्रेशन फ्रेश हुई है और वो 4-4 का ग्रुप है। और जैसे पुंछ में अटैक हुआ वो भी 4 लोग थे और उड़ी में भी 4 लोग थे। तो ये माना जा रहा है कि 3 से 4 ग्रुप जो है वो उड़ी सेक्टर में इन्फिल्ट्रेट हुए हैं और 2 से 3 ग्रुप जो है वो पुंछ सेक्टर में इन्फिल्ट्रेट हुए हैं। तो पुंछ में अटैक होना और उसके बाद दूसरे रविवार को उड़ी में अटैक होना और उसी तकनीक के साथ वही तरीका उन्होंने अपनाया है। 4-4 की टीम का जो 2-2 में बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सीमा पार से पूरी तैयारी की गई है घुसपैठ की और लगातार 30 से 40 लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। जी, शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। वहीं उरी में आतंकी हमले की कई नेताओं ने एक सुर में निंदा की है और इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। 17 जवानों के शहीद होने पर नेताओं ने शोक जाहिर किया है और सरकार के साथ होकर इस मुश्किल की घड़ी में एकजुटता दिखाने की भी अपील की है। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ खड़े होंगे और हमें विश्वास है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएंगे। आर्मी बेस पर यह हमला कैसे हुआ इसका पूरा विस्तार से अभी खबरें आएंगी। इस मौके पे ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं इतने कहना चाहता हूं कि यह गंभीर घटना है और पाकिस्तान घाटी में जो परिस्थिति उसका पूरा लाभ उठा रहा है। 2 दिन के बाद यूनाइटेड नेशंस का सेशन बैठ रहा है। वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस की डिमांड होनी चाहिए भारत की तरफ से। भारत ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आज के दिन आइसोलेट कर रखा है और जो भी भारत करेगा मैं समझता हूं दुनिया के तकरीबन सभी देश उसका साथ देंगे। उस पर कार्रवाई करेंगे हम किसी भी हालत में हमारी सरकार, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि मैं समझता हूं कि इस साल तो एक रिकॉर्ड कायम किया था हमारे फौज के नौजवानों के, जितने भी घुसपैठिए थे पाकिस्तान की तरफ से और यहाँ जम्मू कश्मीर में घुसना चाहते थे, उनको तो ढेर कर दिया था। और मैं नहीं समझता हूँ कि कितने एक साल में इतनी कभी संख्या रही होगी। शायद यही उसी का परिणाम था कि बड़ा वो भी एक इसका बदला कहीं न कहीं वो लेना चाहते थे। लेकिन इससे हमारा मनोबल तो गिरेगा नहीं। वो आने वाले वक्त में जो और भी राजनेताओं की ये प्रतिक्रियाएं। लेकिन उरी में ग्राउंड जीरो पर IBN 7 की टीम रिफत हमारे सहयोगी हैं। यहाँ क्या कुछ आग लगी थी? 4 बजे लगी थी सर। उसके बाद क्या क्या देखा आपने अंदर? हमने वहाँ पे कुछ नहीं देखा। ये हमने कुछ नहीं देखा। हमने सर आग बुझाई, हमें और क्या देखा। कितने एरियाज में आग लगी थी? कितने बिल्डिंग? 4 जगह थी आग सर, 4 जगह। 4 बिल्डिंग्स में? 4 नहीं 4, हाँ 4 बिल्डिंग में। तो चारों में आपने आग बुझाई? 7-8 बिल्डिंग थी चल। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे फायर सर्विस का जो अमला अंदर गया था उन्होंने ये साफ कर दिया। तकरीबन 4 से ज्यादा जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पे आग लगी थी। जस्ट नाउ ये बाहर आई ये गाड़ियाँ और उन्होंने आग अंदर बुझाई है। अब फायर सर्विस का जो अमला है वापस जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आग मुकम्मल तौर पे बुझाई गई है। पहले ये कहा गया था कि एक बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन उन्होंने कंफर्म कर दिया हमारे साथ बात करते हुए कि तकरीबन 4 से ज्यादा बिल्डिंग्स में आग लगी थी और आग को बुझाने में इन्हें वक्त जरूर लगा होगा। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो फिदायीन अटैक था ये इसकी स्केल कितनी थी और ये एक बहुत बड़ा अटैक था। फिलहाल आग बुझाई गई है, उसकी कंफर्मेशन यहां फायर सर्विस अमले ने दी है। यही वजह है कि फौजी छावनी से बाहर आ गई हैं गाड़ियां और इस वक्त जो है, लेकिन अभी ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन भी अभी जारी है। जी,
यानी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और फायर ब्रिगेड का अमला बाहर आ चुका है, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। लेकिन इस हमले के बाद दिल्ली में भी हलचल बढ़ी। गृह मंत्री ने अपना विदेश दौरा रद्द किया, अहम बैठक भी की है। प्रणय उपाध्याय नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस घटनाक्रम पर। प्रणय, बैठक भी हुई है, क्या अब आगे? देखिए आगे की रणनीति क्या होगी इसके ऊपर सरकार अभी और मंथन होना है, क्योंकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर लौटेंगे, सेनाध्यक्ष लौटेंगे, उसके बाद सरकार दोनों की जो है मुलाकात होनी है। रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री से मिलना है, तो वो अपना जो भी वहां निष्कर्ष होगा वो प्रधानमंत्री के साथ शेयर करेंगे। सरकार ने अपनी मंशा जरूर जता दी है, क्योंकि जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, उच्च स्तरीय बैठक जिसका आपने हवाला दिया, गृह मंत्री ने बैठक ली थी अपना विदेश दौरा रद्द करने के बाद, उस उच्च स्तरीय बैठक के बाद जो सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस आतंकी हमले के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान जिम्मेदार है। और इसी के बाद भारत के डीजीएमओ ने, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बात की, भारत का ऐतराज दर्ज कराया और साथ साथ ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय सेना इसका जवाब देगी और माकूल जवाब देगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से आतंकियों को भेज रहा है, ये भारत सरकार के लिए और भारत की जनता के लिए भी ये उसके धैर्य की परीक्षा है। और इसलिए इस बहुत जरूरी हो गया है कि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई और निश्चित कार्रवाई जरूर की जाए। जी, आप बने रहें प्रणय हमारे साथ में। जिस तरह से ये पूरा मसला सामने आ रहा है, ठोस कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। रक्षा विशेषज्ञ जीजे सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिंह साहब, अगर ये ठोस कदम उठाए जाने की बात बार बार कही जा रही है, आज कुछ ज्यादा जोर देकर कही जा रही है, पहला कौन सा ऐसा कदम हो जो अब उठा लेना चाहिए, जो बेहद जरूरी है? देखिए, अभी सबसे पहले इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि जो देश के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मीटिंग की दिल्ली के अंदर और उन्होंने कोई पक्का फैसला नहीं किया इसके बारे में। ये बात को प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि अभी डिफेंस मिनिस्टर भी आने वाले हैं, रक्षा मंत्री श्रीनगर से वापस आ जाएंगे। तो जब ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई फैसला हाई लेवल पे चला जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, तो ये एक हमें संदेश मिलता है, इंडिकेशन मिलती है कि अभी जैसे हम पहले जो कार्रवाई करते थे वैसी कार्रवाई नहीं होने वाली। ये कार्रवाई कुछ अलग से होगी, ये कार्रवाई कुछ ऐसी कार्रवाई होगी जो हमने पहले कभी देखी नहीं। तो इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो हमारी फौजें कोई इतना कदम लेगी कि उनके ऊपर ऐसी, जिसे कहते हैं कि इक्वल मेजर के अंदर, क्योंकि हम उसका बदला चुकाना चाहते हैं। हम बदला वैसे ही चुका सकते हैं जब उनके आर्मी मैन को भी हम जो है कुर्बानी के ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसे तो बातों से बात बनेगी नहीं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सबसे पहले अभी आर्मी के कमांडर आए हैं बीच में, अभी हमने ऑन बोर्ड जिसे कहते हैं कि जो लोकल आर्मी कमांडर है, आर्मी चीफ है, उसको बढ़ चढ़ के लिया है। तो अभी बहुत ही कोई सख्त जो कार्रवाई होने वाली है, हमें मेरे ख्याल के अंदर अगले 24 घंटों में जब ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है, और ये कदम तो अब ये बहुत जल्द उठाने चाहिए। लेकिन हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब बने हुए हैं। सिंह साहब, जिस तरह से ये नौबत पहले भी आती रही, लोग कहते रहे कि अब ठोस कदम उठाए जाएंगे, आज जो कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है, क्यों नहीं अब तक उठाए गए? क्या दिक्कत आती थी? देखिए, मैं अब तक क्यों नहीं गया वो लंबी कहानी हो सकती है, अपने अपने व्यू। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो बयान आया है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा, वर्ड यूज किया कि इट विल नॉट गो अनपनिश्ड, जी इसका पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा है, उन्होंने राजनाथ सिंह ने बहुत अहम बात कही है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, उसको टेररिस्ट स्टेट का दर्जा दिया है, बहुत अहम स्टेटमेंट है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये कावर्डिस एक्ट पर हम ज्यादा बात ना करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे तो वो भी कावर्डिस होगा। तो सरकार की मंशा बहुत क्लियर है। दूसरी बात मैं गुजारिश करूंगा कि इस बात पे पब्लिक डोमेन में इसरार न किया जाए कि क्या अभी होगा, कल होगा, किस तरीके से होगा, हम कहाँ स्ट्राइक करेंगे। सारे बड़े जिम्मेदार लोग हिंदुस्तान के
तमाम इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज को बैठ के अपना फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। कुछ आप उन पर भी भरोसा रखो। बड़े और ये उम्मीद है कि अब जो कदम आएंगे वो इससे ज्यादा कुछ बेहतर होंगे और कठोर भी होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे मैं जरूर ये कहूंगा कि आज देखिए, आज जो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर का एक जियो टीवी ने जो इंटरव्यू चलाया, ये कल का इंटरव्यू लिया हुआ था, जहां उन्होंने हिंदुस्तान को धमकी दी न्यूक्लियर वेपन्स की। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में एक डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत एक प्यून से भी नीचे है। मैं आपको बता दूं, वो डिफेंस बजट भी नहीं डिसाइड करता है। और ये ऐसे बहुत से मसले हैं जिसको बहुत गंभीरता से हमें समझ भी लेना चाहिए। आप तमाम, बहुत वक्त कम है, आप तमाम विशेषज्ञों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन आखिर क्यों इस तरह की नौबत आई, क्या कुछ अब तक होता रहा, एक नजर इस रिपोर्ट के जरिए। पंद्रह साल बाद घाटी में सबसे बड़ा आतंकी हमले में हमारे 17 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने हमला उस वक्त किया जब सुरक्षा में तैनात जवानों की अदला बदली होती है। 5 बजे सुबह के करीब ही गार्ड की ड्यूटी खत्म होती है और दूसरे गार्ड के आने का वक्त होता है। इसी का फायदा उठाकर आतंकी तार काटकर हेडक्वार्टर में घुस आए। हमला उस एरिया में किया गया जो ब्रिगेड मुख्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कहा जाता है। यहाँ कॉम्बैट फोर्स नहीं होती। शायद इतने बड़े नुकसान की एक वजह ये भी थी, लेकिन इतने बड़े नुकसान के बाद सवाल उठने तो लाजमी है, क्योंकि 10 सितंबर को भी 3 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिनमें 4 आतंकी मारे गए थे। 17 अगस्त को भी बारामूला जिले में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे और 3 घायल हो गए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आईबी का अलर्ट जारी होने के बावजूद आतंकी अपने मकसद में कामयाब कैसे हो गए। डिफेंस मिनिस्टर सोए हुए हैं, कभी गोवा की चिंता करते हैं, कभी केजरीवाल की जीभ की। उनको सोचना चाहिए कि उनकी डिफेंस सर्विसेज के साथ क्या हो रहा है। टोटल डिस एरे में है डिफेंस सर्विसेज। पूरी डिफेंस सर्विसेज में अभी डिसकंटेंटमेंट है। इस हालत में ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को रहना हमारे देश के लिए अत्यंत ही खतरनाक है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक यह हमला आईएसआई और आतंकियों की साठगांठ से बनी अफजल गुरु ब्रिगेड का काम है, जिसे खास तौर पर सेना को निशाना बनाने के लिए ही तैयार किया गया है। पठानकोट हमले में भी इसी ब्रिगेड का नाम सामने आया था। हाल ही में पुंछ में मिनी सचिवालय पर हुए हमले में भी यही ब्रिगेड सक्रिय थी, जिसका मकसद फौजी छावनी को निशाना बनाना था, लेकिन आतंकी चूक गए। माना यह जा रहा है कि डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी के हटने और उसकी जगह बिहार रेजिमेंट की तैनाती की खबर पोर्टरों के जरिए अफजल गुरु ब्रिगेड तक पहुंच गई और इस हमले को अंजाम दे दिया गया। हमले पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि शनिवार को ही बीएसएफ के आईजी विकास चंद्रा ने जानकारी दी थी कि एलओसी के उस पार करीब 200 आतंकी भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। उन्होंने सुरक्षा कड़ी करने की बात कही थी, बावजूद इसके ये बड़ा हमला हो गया। 150 से 200 के आसपास ट्रेन मिलिटेंट्स हैं उस पार बैठे हैं जो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं। उसमें से कुछ ने इन्फिल्ट्रेट किया है और कुछ मारे गए हैं। तो ये पूरा जो संदर्भ है उसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। भारत में किसी आर्मी कैंप पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। 15 साल पहले जैश ए मोहम्मद ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विधानसभा कॉम्प्लेक्स पर जीप में विस्फोटक के जरिए फिदायीन हमला किया था। इसमें 38 की मौत हुई थी। मोदी सरकार के सख्त रवैये से बौखलाया पाकिस्तान एक बार फिर बदले की आग में जल रहा है। उसने अपनी हरकतें तेज कर दी हैं। गौरतलब है कि इसी महीने 2 सितंबर को हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को तबाह करने की धमकी दी है। Pakistan is duty bound, morally bound to provide concrete substantial support, ongoing freedom struggle on the territory of Kashmir. और जब पाकिस्तान मदद करेगा तो दो ताकतों के दरमियान एक जौहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है।
दरअसल सैयद सलाहुद्दीन की धमकी पाकिस्तान की बदली रणनीति का नतीजा है। अब पाकिस्तान ने फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की रणनीति अख्तियार की है। पठानकोट एयरबेस का हमला उसी कड़ी का हिस्सा था। इसी हफ्ते आईबी ने देश के एयरफोर्स को अलर्ट जारी किया है कि हिजबुल उनके एयरबेस को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। सवाल है कि इतनी चेतावनियों के बाद भी आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब कैसे रहे।